वीसीसी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, आपको जो साइंस में अपन ने जो बायोलॉजी की जो सीरीज चला रखी है, हम आपको पूरा उसको करवाएंगे। इस बात की कतई आप बिल्कुल प्रॉब्लम ये चिंता मत करना कि वो कंप्लीट होगी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जैसे हमारे जो ऑफलाइन क्लास के जो बच्चे हैं, उनको बायोलॉजी कंप्लीट करवा रखी है। अब उनके हिसाब से हमारे को ये जो सीरीज़ है, आगे वाली जो सब्जेक्ट है, ये अपने को चालू करनी पड़ रही है। वो भी हम जो बायोलॉजी की अपन ने जो क्लासें स्टार्ट की थी वो भी अपन कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन उसके साथ में ही हम साइंस की जो अपन कह सकते हैं कि उसका एक और पार्ट अलग से, जिसमें अपन जानते हैं कि फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, उसको आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज तक अपन ने सिर्फ और सिर्फ साइंस के बारे में ये पढ़ा है कि साइंस अच्छी होती है, हार्ड होती है, किस तरीके से है। लेकिन आज आपको ये समझ में आएगा कि साइंस बिल्कुल ही मतलब ऐसे अपने दैनिक जीवन पर, अपने बायोलॉजी में आपने देखो 2-3 टॉपिक आपने पढ़े थे, उन 2-3 टॉपिकों से आपको इतना पता चल गया कि हाँ, समझने वाली होती है। और बिल्कुल साइंस जो है, आपको जब तक आपके समझ नहीं आएगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो साइंस होती है वो समझने वाली होती है। और जो खास तौर से जो फिजिक्स है, ये तो अपना जो दैनिक जीवन है, रूटीन जो होता है, उस पर डिपेंड करती है। आप प्रॉपर दैनिक जीवन में क्या करते हो, क्या नहीं करते, ये सारी चीज़ें जो हैं अपने किस में अप्लाई होती हैं, अपने फिजिक्स में अप्लाई होती हैं। जैसे मैं आपसे 2-4 एग्जांपल की बात करूं, देखो, फिजिक्स को इंटरेस्ट लेके पढ़ना प्रॉपर, अगर आप शुरू से अगर मेरी क्लासें देख रहे हो आज तक, तो प्रॉपर इसके नोट्स बनाना। और ये मत सोचना कि सर कंप्लीट नहीं करवाओगे। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं आपको कंप्लीट करवा के दूंगा ये, ठीक है। तो इस चीज़ की आप बिल्कुल दिक्कत मत करना, चिंता मत करना कि कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। कंप्लीट करवाना हमारा काम है। और अगर आप एक बार ये सब्जेक्ट या ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हो 2-3 बार, तो ये मान के चलना कि आप एग्ज़ाम में आराम से, अगर फिजिक्स में से या आपसे साइंस में से जो भी क्वेश्चन आते हैं, आप उनको क्लियरली आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो बीच में मैं क्लास इस वजह से नहीं ले पाया, क्या है कि थोड़ा सा ये कोचिंग वगैरह बंद हो गई थी, तो इस वजह से 2-4 दिन मैं गांव चला गया। तो अब वहाँ से जैसे मैं आया, तो अभी कल शाम को ही आगे पहुँचा। तो ये सेटअप वगैरह जब मैंने किया वापस से, तो मैं आज वापस आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, और एक नए सिरे से। तो मैं देखो आपको एक साइंस के 2-3 पॉइंट्स बताता हूँ आपको कि हमारे दैनिक जीवन में फिजिक्स काम कैसे आती है। अपन प्रकाश वाला टॉपिक पढ़ते हैं, उस प्रकाश वाले टॉपिक में सिंपल सी बात है कि अपन पढ़ते हैं। देखो, अपने को बहुत हार्ड लगता है वो प्रकाश वाला, पता नहीं कैसे दर्पण है, कैसा लेंस है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक, आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप सुबह सुबह जागते, और सुबह सुबह जागने के बाद में मान के चलो ये है आपका दर्पण, समतल दर्पण। और आप जब इस समतल दर्पण के सामने यहाँ पर इस तरीके से खड़े हो, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो इसमें बनेगा। आप जानते हो ना, इसमें बनता बिल्कुल किसमें, दर्पण में, समतल दर्पण। कि हाँ सर बनता है, लेकिन बस समझाना क्या चाह रहे हो ये तो देखो, आप ये समझो, आप जो समझाना चाह रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जितना व्यक्ति की जो लंबाई होगी, मतलब जितनी बिंब की लंबाई होगी, उतनी लंबाई ही किसकी होगी, प्रतिबिंब की। तो आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गई। देखो, दैनिक जीवन में सारी चीज़ें अपने यूज करते हैं कि एक समतल दर्पण में कोई बिंब उसके सामने रखा हुआ है, तो बताओ प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, बिंब के बराबर, उससे छोटी, उससे मतलब अधिक, कम, बहुत कम, छोटी बिंदु पर, मतलब इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बिंब और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, दोनों का बराबर होगा, ठीक है। अब ये बताओ कि ये सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। अपन सब जानते हैं कि अपना चेहरा अगर ऊपर है तो दर्पण में भी कहाँ बनेगा, ऊपर। कहाँ बनेगा, ऊपर। तो इसका मतलब है कि सर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सीधा। याद रखना, अगर कभी भी प्रतिबिंब अगर सीधा बने तो वो हमेशा आभासी होता है। अगर प्रतिबिंब कैसा बने, सीधा बने, तो वो हमेशा कैसा होता है, आभासी। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, अपन जब ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि फिजिक्स है क्या चीज़, भौतिक विज्ञान है क्या चीज़। आज अपन भौतिक विज्ञान इसका पार्ट फर्स्ट
स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपन जो देखेंगे वो राशि वगैरह जिसको अपन कहते हैं आधारभूत भौतिक विज्ञान के आधारभूत तत्व जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें विमा वगैरह आती हैं नॉर्मल जो अपन सीखते हैं। तो अपन फिजिक्स को इतने हाई लेवल से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अपने कंपटीशन के लेवल से जितनी आएगी उतनी। तो देखो कितना सिंपल है फिजिक्स। अपने दैनिक जीवन पे आप रूटीन में लेके चलो, आप जितना बिंब उतना प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? सीधा। सीधा बनेगा तो कैसा होता है? आभासी। अब बताओ प्रतिबिंब और बिंब का आकार कैसा है? बराबर। तो आप यहाँ पर लिख सकते होगे कि जो बिंब तथा प्रतिबिंब, बिंब तथा प्रतिबिंब बराबर होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। देखो कितना सिंपल सी बात है। चलो और एग्जांपल दूँ आपको मैं इसी का ही, प्रकाश वाले लेसन का। आपने देखा होगा कि गाड़ी के साइड में एक दर्पण लगा रहता है, जो अपन पीछे वाला जो दृश्य देखते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं पश्चिम दृश्य को देखने के लिए साइड मिरर जो होता है वो लगा रहता है। वो कौन सा दर्पण रहता है? वो रहता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। किस नाम से जानते हैं इसे अपन? कॉन्वेक्स मिरर। कहाँ पर लगा रहता है? गाड़ियों के पीछे देखने के लिए, जिसको अपन ये कह सकते हैं साइड मिरर। किस नाम से जान सकते हैं? साइड मिरर। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अब आप बोलोगे साहब क्यों समझा रहे हो? अब मेरे को ये बताओ, जो अवतल दर्पण होता है, पहली बात तो अवतल दर्पण होता है, इसमें जैसे मान के चलो आप गाड़ी चला रहे हो, और गाड़ी चलाते समय आप जब साइड में देखते हो तो लगता है कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है। लगता है क्या कोई आती है तो दिखता है अपने को। तो गाड़ी क्या आपको उल्टी दिखती है? क्या नहीं दिखती ना, सीधी दिखती है। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है उसमें भी? सीधा। और अगर सीधा बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? कि सर आभासी होगा। अभी तो सिखाया है मैंने कि अगर कोई प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है तो हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। तो यहाँ से देखो कितनी टॉप शानदार वाली चीज़ आपको लगी है हाथ में। अब ये आप अप्लाई कर सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कि उत्तल दर्पण से जब प्रतिबिंब निर्माण होता है तो कैसा बनता है? वो सीधा व आभासी। कैसा बनता है? सीधा व आभासी। कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको छोड़ करके जब अपन प्रकाश वाला लेसन कंप्लीट करेंगे उसमें अपन देखेंगे सीधा व आभासी। अभी बताओ कि अपना कांच तो जो साइड में जो मिरर होता है वो होता है छोटा सा, और जो पीछे से जो साधन आते हैं वो होते हैं बहुत बड़े। फिर भी उस दर्पण में अपने को वो पूरा का पूरा जो पीछे वाला जो दृश्य वो दिख जाता है। अगर मान के चलो वो वस्तु के बराबर अगर प्रतिबिंब बनता उसमें तो अपने को कैसे दिख पाता? नहीं दिख पाता ना। मतलब जो प्रतिबिंब जो बनता है उस दर्पण में वो वस्तु से कैसा होता है? बहुत छोटा। तो अपन कह सकते हैं वस्तु से छोटा। अब आपको कहाँ दिक्कत आई इसमें, ये बताओ? कुछ लगा आपको कि इसमें परेशानी हो रही है हमारे को? नहीं ना। जैसा उत्तल दर्पण में बनता है वो सारी की सारी जो कंडीशंस होती हैं, यहाँ होता है दर्पण उत्तल और अवतल लेंस। सेम यही कंडीशन किस में आती हैं? अवतल लेंस में। तो देखो रटना छोड़ दो चीज़ों को, आप समझो चीज़ों को। जब अपन पूरा कंप्लीट, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि फिजिक्स सिंपल है। प्रॉपर अगर आप इसकी क्लास लेते हो, कितनी भी लंबी मैं क्लास बनाऊँ, अगर आप उसको कंप्लीट लेते हो तो आप ये मान के चलना कि आप यहाँ से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना पढ़ते हो, कितना नोट्स बनाते हो। अपन जानते हैं कि अभी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, आपकी ऑफलाइन क्लास नहीं ली जा सकती, और ना आप हमारे पास आ सकते हो, और ना हम आपको बुला सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंडीशंस चल रही हैं बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं ले सकते इस चीज़ का। तो आराम से अपने घर रहो, पढ़ाई करो, तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलो, प्रॉपर इसके नोट्स बनाओ। फिजिक्स को हम पहले कंप्लीट कर देंगे, बीच बीच में हम आपकी जो बायोलॉजी की जो क्लासेस रह गई है उनको हम जैसे संडे को उनकी क्लास ले लिया करेंगे, लंबी क्लास ले लिया करेंगे 2-3 घंटे की। एक ही पार्ट में आप उसको 2-3 बार देख लिया करो, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। इसके आप देखो चीज़ें थोड़ी सी क्या है कि ऐसा लगता है अपने को जब अपन पहली बार पढ़ते हैं कि सर हमारे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ, और आप भी कोशिश करना कि आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को करने लायक बनो। अगर आप ये सोच के करोगे कि हमारे नहीं यार छोड़ देंगे, तो देखो
एग्जाम में भी फिर आप बाहर हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बातों को? देखो तो अपन ने सिंपल सी बात पढ़ी, इसमें कुछ नहीं है। अब चलो एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने नाम सुना है न्यूटन कि हाँ सर न्यूटन का नाम तो सुना है हमने। न्यूटन क्या होता है? देखो इनको आप उतार लिया करो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो है वो ले लिया करो, जो भी लेना है। देखो आपने एक नाम सुना है न्यूटन, और न्यूटन क्या होता है? बल का मात्रक। अगर आपसे कोई बोल दे कि बल का मात्रक क्या होता है तो आप जल्दी से आंसर दे दोगे साहब न्यूटन होता है, और ये आपका आंसर सही है। आपका आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ना तो मैं इसको गलत बता सकता हूँ ना कोई और। लेकिन आपने कभी देखा है कि जो बल होता है इसको अपन दर्शाते हैं F से, और F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है? ma। m का मतलब होता है द्रव्यमान, और a का मतलब होता है त्वरण। ये सारी चीज़ अपन पढ़ेंगे। और F का मतलब क्या होता है? बल। इसका मतलब है जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणात्मक मान क्या होता है? बल कहलाता है। अपन द्रव्यमान को किससे मापते हैं? किलो से, केजी से। और जो त्वरण होता है, इस त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि सर ये कहाँ से आया? देखो चीज़ों की बिल्कुल आप टेंशन मत करो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कैसे समझना है। अब ये बताओ बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। यहाँ से अगर सपोज करो ऑप्शन में न्यूटन ना आए तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि बल का फॉर्मूला क्या है? F बराबर ma। F बराबर क्या है? ma। इसका मतलब है कि यहाँ से अपने निकल के आया, m को अपन लिख सकते हैं kg, किलोग्राम, डॉट मल्टीप्लाई है ना तो डॉट लगा दिया, मीटर और ये सेकंड स्क्वायर। तो ये मात्रक भी किसका है भाई? बल का। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा भी हो सकता है? आप जो चीज़ें हैं उनको आप बनाना सीखो, रटना मत सीखो। अभी भी कह रहा हूँ मैं, फिजिक्स रटने की नहीं है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप सब जानते हो। लेकिन बल का फॉर्मूला जो होता है F बराबर ma। अपन कंप्लीट पढ़ेंगे, जब फोर्स अपन पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, कंप्लीटली फिजिक्स अपन देखेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाना यहाँ से। उसके बाद में जैसे कि टॉपिक कंप्लीट होगा मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। F बराबर ma, m मतलब द्रव्यमान, a मतलब त्वरण, सब चीज़ अपन पढ़ेंगे बाद में। द्रव्यमान अपन केजी से मापते हैं, त्वरण जो मात्रक होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया। तो यहाँ से अपन दो चीज़ें समझ में आई कि चीज़ों को अगर आप रटोगे तो सिर्फ आप यहाँ तक सीमित रहोगे, न्यूटन तक। ये कभी आपके दिमाग में आना ही नहीं है। और एग्जाम में आजकल देखो जो आपको आता है वो कभी नहीं पूछता, जो आपको नहीं आता ना वही पूछता है। चलो और एग्जाम्पल दूँ मैं आपको। आपने कभी नाम सुना है? या आप उतार लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपने नाम सुना है प्रतिरोध? प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ये इसका साइन है ओम का, इस तरीके से दर्शाते हैं इसको अपन ओम, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा? ओम होता है। अब देखो प्रतिरोध R, मात्रक होता है ओम। लेकिन हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR। जब हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें विद्युत धारा पढ़ाएंगे तो कंप्लीट आपको दिखाएंगे इसमें, ठीक है। तो चिंता करने की बात नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। V बराबर IR, तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो मैं R निकाल सकता हूँ। तो I जाएगा इसके अपॉन में, तो V अपॉन I, V अपॉन I। V मतलब वोल्ट अपॉन I का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो बताओ R बराबर वोल्ट अपॉन एम्पियर और R बराबर ओम। अगर
प्रतिरोध का मात्रक अगर ओम ना आए तो प्रतिरोध का मात्रक ऑप्शन में क्या देगा, वोल्ट अपॉन एम्पियर। देखो आप चीज़ों को रटो मत, अगर रटोगे तो ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकते आप। समझने की कोशिश करो, मैं आपको जो समझा रहा हूँ। तो प्रतिरोध का मात्रक ये भी होता है और ये भी होता है। यहाँ तक कुछ समझ आया कि यहाँ से समझ आया, चलो अच्छी बात है, आगे अपन देखते हैं। चलो मिटा दो यहाँ से। अब अपन प्रॉपर देखो, ये तो थी बेसिक, आप इनको चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि अपन आगे और इनको पढ़ेंगे। अब अपन प्रॉपर यहाँ से एक टॉपिक चालू करते हैं और वो टॉपिक क्या है, वो है आधारभूत भौतिक विज्ञान। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, आधारभूत भौतिक विज्ञान। आधारभूत भौतिक विज्ञान, इसके बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इनको देखो तरीके से पढ़ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो देखो मैं आपका यहाँ पर परिभाषा लिख रहा हूँ, आप उसको प्रॉपर आप साथ के साथ नोट करते हुए जाना कि भौतिक विज्ञान में उन राशियों का, भौतिक विज्ञान में उन राशियों का अध्ययन करते हैं जिनकी गणना की जा सके। भौतिक विज्ञान में उन राशियों का अध्ययन करते हैं जिनकी गणना की जा सके। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भौतिक विज्ञान में अपन क्या करते हैं, देखो अपन जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया आती है, भौतिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक का मतलब होता है इंटरनल जो चेंज होता है, उसका आंतरिक जो चेंज होता है, उसके जो बंध होते हैं उनमें चेंज होता है, लेकिन भौतिक उसके बाह्य गुणों में चेंज होना, समझ रहे हो। तो भौतिक विज्ञान का मतलब क्या होता है कि भौतिक विज्ञान में अपन ऐसी राशियों का अध्ययन करते हैं अपन जिनकी अपन क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। गणना बोल दो या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप, गणना की जा सके या फिर इस तरीके से, या मापा जा सके। गणना की जा सके या फिर मापा जा सके, उनका अध्ययन अपन किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये आपका टॉपिक ही चालू हुआ यहाँ से, तो आप प्रॉपर इनको उतारते हुए चलना। जैसे आपने सुना होगा दूरी, माप सकते हो, गणना कर सकते हो। चाल, बल, विस्थापन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, विस्थापन, धारा, मतलब आप जितना भी आप पढ़ते हो फिजिक्स में, उन सारी जो अपन ये कह सकते हैं स्थितियाँ हैं, उनको अपन माप सकते हैं और उनकी गणना भी कर सकते हैं। तो फिजिक्स यही है, एग्जाम में नहीं आना, बस अपन समझा रहे हैं। अब इसके आधार पर अपन जो भौतिक राशियाँ जो पढ़ते हैं, साथ के साथ उतारते हुए चलना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। अपन जो भौतिक राशियाँ पढ़ते हैं, आपने कभी नाम सुना होगा कि भौतिक राशियाँ मुख्य रूप से अपन देखते हैं, देखो 2 प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। वैसे अगर अपन देखें तो वो 7 प्रकार की होती हैं, वो अपन देखेंगे 7 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं। लेकिन अपन जो यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि भौतिक जो राशियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, कि साहब भौतिक राशियाँ 2 होती हैं। अब आप ये मान के चलना कि यहाँ से क्वेश्चन आपके चालू हो गए आने। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 टाइप की। एक होती है अदिश राशियाँ और एक होती है सदिश राशियाँ। एक होती है अदिश राशियाँ और एक क्या होती है, सदिश राशियाँ। अब ये अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से, हर बार लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो, जैसे आपने अभी जो साइंस जो सेकंड लेवल में जो रीट वगैरह है उसमें क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। एसएससी, एनटीपीसी,
इन सब में यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। आरएस वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है? अदिश राशि, देखो नाम से ही पता चल जाता है चीज़ों का। अदिश, सदिश, से का मतलब होता है साथ, दिश यहाँ ले आओ आप दिशा से, कि जिसके साथ में दिशा हो, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जिसके साथ में दिशा ना हो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। बस हो गया। जिसके साथ में दिशा नहीं हो अदिश कहलाती हैं, और जिसके साथ में दिशा हो क्या कहलाती है? सदिश कहलाती है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ऐसी राशियाँ या फिर अदिश राशियों में अपन लिख सकते हैं कि ये राशियाँ सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक मान या परिणाम का बोध कराती हैं। देखो ये राशियाँ संख्यात्मक मान या परिणाम का बोध कराती हैं। संख्यात्मक मान या परिणाम का बोध कराती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि मैंने 10 किलोमीटर दूरी तय की। देखो चीज़ों को समझना। मैंने आपसे बोला कि मैंने 10 किलोमीटर दूरी तय की। मैंने आपको बोल दिया ना कि 10 किलोमीटर। अब इसमें आपको ये पता लग रहा है कि मैंने दिशा बोली है, इसमें उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण जो भी है मैंने आपको बोला है कि कुछ ऐसा नहीं बोला ना। तो इसमें आपको यही नहीं पता चल रहा कि इसमें दिशा क्या है। हाँ, मैंने 1 किलोमीटर की दूरी तय की है, लेकिन आपको अभी भी दिशा का नॉलेज इसमें नहीं है। और जिसमें दिशा का नॉलेज ना हो कैसी राशियाँ कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। मैं बोल रहा हूँ मैंने पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर दूरी तय की है। मैंने पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर दूरी तय की है। तो अब आपको यहाँ से ये समझ में आया कि मैंने आपको प्रॉपर दिशा के बारे में बता दिया कि कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। तो जिसमें दिशा साथ आ जाए वो सारी की सारी राशियाँ कैसी कहलाती हैं? अपने सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि सदिश और अदिश में अंतर क्या है, कि अदिश राशियाँ सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक मान या परिणाम का बोध कराती हैं, और जो सदिश राशियाँ होती हैं ये राशियाँ यहाँ सिर्फ क्या है? संख्यात्मक मान या परिणाम। ये राशियाँ परिणाम तथा दिशा का बोध कराती हैं। चलो मैं आपको वो एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। कौन सा? या फिर आप ये कह सकते हो जो अदिश राशियाँ होती हैं वो अदिश राशियाँ दिशा का बोध नहीं कराती। दिशा का बोध नहीं कराती। वो तो सिंपल समझ में आ रहा है। देखो नाम से पता चल रहा है ए और से मतलब सहित, दिशा के सहित। परिणाम दोनों में कॉमन है। अदिश मतलब दिशा उसमें नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए उसको लिख देता हूँ। मैंने 1 किलोमीटर दूरी तय की। मैंने 1 किलोमीटर दूरी तय की। अदिश राशि। अगर यहाँ लिख देता हूँ मैं इसी को, मैंने पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर दूरी तय की। मैंने पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर दूरी तय की। तो आपको समझ आ रहा है ना यहाँ से क्या कि सदिश और अदिश क्या होती हैं। आज तक आपको पढ़ा है नहीं पढ़ा मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन आपने यहाँ तक ये देख लिया कि ये होती है। अब आप बोलोगे साहब इनके एग्जाम्पल क्या है, कि हम सदिश किसको बोलेंगे और अदिश किसको बोलेंगे? ठीक है, तो मैं इनके नीचे इनके क्या लिख रहा हूँ? एग्जाम्पल। इनका क्या लिख रहा हूँ? एग्जाम्पल। देखो दूरी। दूरी कैसी राशि है? अदिश। मैंने 5 किलोमीटर दूरी तय की। अब आपको इसमें दिशा का पता लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। तो कैसी दूरी है, कैसी राशि है? अदिश। जैसे दूरी हो गई चाल के बारे में आपको पता लग रहा है कि किधर गया था? नहीं पता लग रहा ना। तो दूरी, चाल, द्रव्यमान। देखो याद रखना, दूरी अलग होता है, विस्थापन अलग होता है। दूरी अदिश राशि है, लेकिन अपन समझेंगे सबको, याद रखना, सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
दूरी अदिश राशि है लेकिन विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है, लेकिन जो वेग होता है, क्या होता है? वेग, वो कैसी राशि है? सदिश राशि। तो आप इनको कभी भी कॉमन मत कर देना कि मेरा वेग कितना है, मेरी चाल कितनी है, एक ही करके रख देते हो आप इनको। वेग में दिशा कंबाइंड होती है, उसमें वेग में दिशा को अपन बताते हैं कि इस दिशा में गति कर रहा है वो कहलाता है उसका वेग। चाल के कोई गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, किस दिशा में चल रही है आपको नहीं पता और मेरे को भी नहीं पता इसमें। तो चाल में कभी भी आपको दिशा नहीं बताएगा, वेग में और विस्थापन में आपको दिशा का नॉलेज होगा। विस्थापन क्या होता है? देखो, दूरी होती है एक और एक विस्थापन होता है। अभी समझाऊंगा मैं आपको आगे चल के कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, अभी सिर्फ आप इतना समझो। तो देखो, दूरी विस्थापन अलग अलग हो गया, चाल और वेग अलग अलग हो गया। ऐसे द्रव्यमान, और आपने एक नाम सुना है भार, वेट, अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है। भार में गुरुत्वीय त्वरण आता है जिसको अपन बोलते हैं जी। देखेंगे अपन आगे किस तरीके से आता है। द्रव्यमान अलग होता है जिसको अपन मास बोलते हैं, भार अलग होता है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? वेट के नाम से जानते हैं। जैसे दूरी हो गई, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया। आपने नाम सुना है ऊर्जा। ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती। जैसे अपन खाना खाते हैं तो अपने को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बहुत सा पता नहीं है क्या क्या फालतू की चीज़ें होती हैं जिनसे अपने को ऊर्जा मिलती है। अपन बायोलॉजी में पढ़े हुए हैं, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में अपन ने पढ़ रखा, लेकिन ऑनलाइन में अपन ने अब इसको नहीं पढ़ा, तो अपन आगे देखेंगे। तो क्या उसकी कोई दिशा है क्या आपके? नहीं है ना। तो ऊर्जा हो गया, क्या हो गया अपने? ऊर्जा हो गया। कार्य, कि मैंने उत्तर दिशा में कोई कार्य किया, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने कार्य किया बस। आयतन, और इम्पोर्टेंट है विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। मैं अभी आपको समझाऊंगा किस तरीके से है, कैसे है। इसके बाद में अपन उसकी ओर चलें थोड़ा सा। तो विस्थापन हो गया, वेग हो गया, भार हो गया, बल, और एक आ जाता है, मान के चलो, संवेग। तो ये सारे के सारे कैसी राशि हैं? सदिश राशि। अब छोटी सी बात पे आप गौर करना। अपन जब विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं कि कोई तार है, इसमें ए पॉइंट है, इसमें बी पॉइंट है, और ऐसे धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे 2 एम्पियर की, 3 एम्पियर की, तो इसमें तो मैंने दिशा बता दिया कि ए से बी की ओर हो रही है। तो सब इसका मतलब, तो देखो इसमें जो संख्यात्मक मान है ये भी है परिणाम, और इसकी दिशा भी आ गई, तो मान कैसा होना चाहिए? सदिश होना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखना कि किसी भी राशि का सदिश और अदिश होना इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उसका परिणाम होना चाहिए या उसकी दिशा होनी चाहिए। फिजिक्स में कुछ रूल होते हैं, उनमें एक रूल ये भी आता है कि किसी राशि को सदिश होने के लिए एक नियम होता है सदिशों का, उसका मतलब उसका नाम है योग नियम। कौन सा नियम? योग नियम। ये जो विद्युत धारा होती है ये योग नियम का पालन नहीं करती। विद्युत धारा योग नियम का पालन नहीं करती, इस वजह से विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। देखो यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया समझ में आ रहा है ना? एक बार इसका देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या फिर उतार लो आप। चलो अब अपन यहाँ से आगे देखते हैं कि भौतिक विज्ञान में, अब देखो अपन आगे बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान में 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। तो भौतिक विज्ञान में सात मूल भौतिक
राशियां होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई। मैं नंबर से लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इधर राशियों का नाम लिखूँगा और इधर उनका मात्रक लिखूँगा। जैसे सबसे पहले लंबाई, सबसे पहले क्या है लंबाई। आप लंबाई को किस में मापते हो कि साहब मीटर में, तो लंबाई का मात्रक क्या है मीटर। अगला है द्रव्यमान, अगला क्या है द्रव्यमान, इसको आप किस में मापते हो कि सर किलोग्राम में, किस में मापते हो आप इसको किलोग्राम में। इसके बाद में है समय, समय को किस में मापते हो आप सेकंड में, समय को किस में मापते हो आप सेकंड में। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय। फिर आता है अपने विद्युत धारा, चलो एक बार लिख लेता हूं मैं। फिर आता है अपने तापमान। तो बता देखो विद्युत धारा को आप किस में मापते हो। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी हो 10th में 11th 12th में, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है क्या एम्पियर। सब चीज़ें याद आ रही होंगी ना आप तो। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर। तापमान का मात्रक देखो अपन जो सेंटीमीटर वगैरह ऐसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तापमान को अपन मापते हैं केल्विन में। अपन सेंटीमीटर को केल्विन में, फ़ारेनहाइट में ऐसे चेंज करने वाला अपन सब कुछ देखेंगे, फॉर्मूला वगैरह देखेंगे। वहाँ पर तापमान हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान। अब अपने इसके बाद में आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या था आपने पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा को आपने केमिस्ट्री में खूब पढ़ा होगा। इतने मोल पदार्थ लो, ये लो, वो लो, और पता नहीं क्या क्या लो, है ना। तो पदार्थ की मात्रा को अपन किस में मापते हैं मोल में। अब आता है अपने लास्ट ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इसको अपन मापते हैं कैंडेला में। किस में मापते हैं कैंडेला में। तो ये 7 मूल भौतिक राशियां हैं फिजिक्स में। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। आपने इनमें पढ़ी होंगी एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति, और ये सब कुछ यहीं से मिलके बना है। देखो मीटर का मतलब होता है एम, के और एस का मतलब एस। तो कौन सी पद्धति हो गई ये एम के एस पद्धति। कौन सी पद्धति हो गई एम के एस पद्धति। अब देखो अपन मेन रूप से बात करते हैं, अगर पद्धतियों की बात करें कि लंबाई को अपन एम के एस में किस नाम से जानते हैं, सी जी एस में किस नाम से जानते हैं, और एफ पी एस में किस नाम से जानते हैं, तो अपन लंबाई, द्रव्यमान और समय इनकी बात नहीं कर रहे अपन, ऊपर वालों की सिर्फ इनको अपन मापते हैं। जैसे इसको अपन बोलते हैं एम के एस पद्धति। तो एम के एस पद्धति में लंबाई को क्या बोलते हैं मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है एम के एस पद्धति में किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या होता है एम के एस पद्धति में सेकंड। समय का तो सब में एक ही होता है सेकंड सेकंड सेकंड, ठीक है। तो अपन इनको देख लेते हैं एक बार। तो मात्रक जो पद्धतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे मात्रक पद्धति में पहली आती है एम के एस। दूसरी आपने पढ़ी होगी, अगर आपने फिजिक्स देखी होगी 11th 12th में पढ़ी होगी, अगर नहीं भी पढ़ी तो देखो अपने को बेसिक चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। सी जी एस पद्धति, फिर आता है अपने एफ पी एस पद्धति। तो मैं यहीं साइड में लिख देता हूँ इधर। मात्रक पद्धतियाँ, कौन सी पद्धतियाँ मात्रक पद्धतियाँ। और इनमें अपन किन की बात करेंगे इन तीनों की, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं राशियाँ, यहाँ पर एम के एस पद्धति, सी जी एस पद्धति और यहाँ पर एफ पी एस पद्धति। तो ये 3 पद्धतियाँ हैं और इन 3 पद्धति में अपन किस किस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 द्रव्यमान, नंबर 3 समय।
तो इन 3 पद्धतियों के बारे में अपन यहाँ पर देखेंगे। चलो देखो, MKS पद्धति में देखो नाम से ही पता चल रहा है इनका। देखो आप बिल्कुल टेंशन मत करना, चीज़ों को आप समझना सीखो बस। लंबाई को अपन M का मतलब मीटर में मापते हैं, यहाँ पर किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। MKS पद्धति में इनके मात्रक हुए, क्वेश्चन आएगा द्रव्यमान को MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। अरे आप सब जानते हो ना, समय को अपन सेकंड में, लंबाई को मीटर में और वजन को किलोग्राम में। ये होगी कौन सी पद्धति? MKS। CGS का मतलब अपन देखें तो लंबाई, M का मतलब मीटर, C का मतलब ग्राम, सॉरी लंबाई मीटर और ये सेंटीमीटर। कौन सा हो गया? सेंटीमीटर। द्रव्यमान किलोग्राम हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्राम। सेकंड ही होता है भाई, इसकी दिक्कत मत करना। सेकंड क्या होता है? सेकंड ही होता है। FPS पद्धति में क्या बोलते हैं अपन इसको? लंबाई मीटर में हो गई, सेंटीमीटर में हो गई। अब आता है अपने फुट या फीट या फुट, आपने सुना होगा। किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया। अब आता है अपने पाउंड या फिर पाउंड। कौन सा आता है? पाउंड। समय का तो वही सेकंड, समय का क्या होगा? सेकंड। समय का क्या होना है? सेकंड। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। भौतिक विज्ञान में कितनी मूल राशियाँ होती हैं? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, तापमान केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। मात्रक पद्धतियाँ 3 होती हैं मुख्य रूप से, MKS, CGS और FPS, जो अपने एग्जाम में आती है। मीटर, सेंटीमीटर, फीट या फुट, किलोग्राम, ग्राम और पाउंड, सेकंड हर एक में। अब मैंने ये क्यों लिखवाया है? अभी पता चलेगा आपको कि आपने कभी देखा है कि सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? कि सर 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 1 मीटर में लगभग कितने फीट होते हैं? 3.2 फीट। 3.2 फीट लगभग की बात हो रही है, यहाँ पर फिक्स नहीं हो रही। फिक्स अपने कैलकुलेटर वगैरह से आप निकाले ना, 3.28 के आसपास होती है। मैंने 3.2 फीट यहाँ पर लिख दिया। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और कितने फीट? लगभग 3.2 फीट। ऐसे अपन किलोग्राम की बात करें तो 1 kg में, कितने kg में? 1 kg में अपन बात करें कितने ग्राम होते हैं? कि सर 1000 ग्राम। और इस 1000 ग्राम में, या फिर अपन सॉरी ये कह सकते हैं 1 kg में कितने पाउंड होते हैं, या फिर 1000 ग्राम में कितने पाउंड होते हैं? तो 2.2 पाउंड। कितने पाउंड? 2.2 पाउंड। इतनी सारी चीज़ें आपने यहाँ पर समझी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको बार बार आप रिवाइज करना, तब जाके चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, कैसे कैसे MKS, CGS और ये क्या क्या होता है। एक मैं आपको देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपने सामने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे देखो, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। टॉपिक जब चालू होगा ना, तब आपको अच्छा लगेगा, चीज़ों को समझने में बहुत अच्छा लगेगा। आप ये बोलोगे हाँ सर हमारे को अच्छा लग रहा है और हम समझ भी रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने खूब अच्छे से देखा होगा, एग्जाम में खूब आता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, और अपन आंसर रट के रखते हैं 10⁵ डाइन। कितने होते हैं? 10⁵ डाइन। सही बात है, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन याद रखना, ये जो न्यूटन होता है
ये होता है MKS पद्धति। न्यूटन किस में होता है? MKS पद्धति में। लेकिन जो डायन होता है ये होता है CGS पद्धति में। अगर सपोज करो आपसे बोल दे कि कैसा होता है, लिखने के लिए बोल दे कि ये होता है, इस तरह के छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, कोई समझाने बोले, तो न्यूटन अपन जानते हैं, न्यूटन होता है मात्रा किसका होता है? बल का। और अपन जानते हैं कि F बराबर क्या होता है कि सर F बराबर ma होता है। m का मतलब होता है द्रव्यमान और a का मतलब होता है त्वरण। और लास्ट में अपन ने देखा द्रव्यमान को अपन किससे मापते हैं? kg से। डॉट लगा दिया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, है ना। और a मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला यहाँ पर कि सर F बराबर kg/m मीटर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही है। और यही तो उसके बराबर है, यही चीज़ तो उसके बराबर है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला भी यही होना है कि F बराबर ma, कि हाँ सर होना तो यही है। लेकिन फ़र्क कितना सा है कि ये जो मास होता है यहाँ तो होता है kg में, लेकिन यहाँ किस में होगा? CGS पद्धति में ग्राम में। किस में होगा? ग्राम में। त्वरण यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर उसमें क्या होता है? सेंटीमीटर। और सेकंड तो सेकंड ही होता है, सेकंड स्क्वायर। इसमें भी और इसमें भी। देखो चीज़ों को मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना आप। ये बराबर होता है इसके 10⁵ के बराबर। लेकिन आया कैसे वो अपन देख रहे हैं। न्यूटन बल का मात्रक होता है F बराबर ma, और ये अपन ने देखा कि न्यूटन को अपन ये भी लिख सकते हैं, बल का मात्रक ये भी होता है। डाइन को भी अपन जब ये दोनों आपस में बराबर है तो F बराबर ma यहाँ पे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये कौन सी पद्धति का है? CGS पद्धति का। तो या तो अपन ने MKS पद्धति के जो kg और ये लिखे थे, इसमें अपन ने CGS पद्धति वाले ये लिखे। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखना, चीज़ें समझ आएंगी। देखो नीचे वाला तो सेम है, इसमें इसकी तो चिंता ही नहीं करनी। लेकिन ग्राम, अब ये बताओ 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? तो आप बोलोगे साहब 1000 ग्राम। सेकंड बराबर है गुणा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप बोलोगे साहब 100 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁵3 गुणा 10⁵2। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो और दोनों की जो आधार है, जो बेस है, वो अगर समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो हो जाएगा 10⁵5। तो इसका मतलब है 1 न्यूटन बराबर 10⁵5। ऐसे काम आता है ये। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा है क्या? देखो चीज़ों में थोड़ी सी मेहनत लगती है। आप भी पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा अजीब सा फर्स्ट टाइम। वीडियो को फिर से देखो समझ में ना आए तो, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हमारी अगर सरकारी नौकरी लगे तो कंप्लीट जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा सा बढ़िया सा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन नहीं है, डाइन है ना, 10⁵5 डाइन। हो गया? चलो देखो, अब आज आप फिर ज़्यादा परेशान हो जाओगे, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी और आप अगर लास्ट तक यहाँ तक देखें तो प्रॉपर आप इसके नोट्स बनाना। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9509588877 इस पर मैसेज कर देना। कोई भी परेशानी हो किसी भी तरह की। वैसे भी चीज़ें आप देखो, अपन इतना लेवल से अगर नहीं करेंगे तो देखो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो थोड़ा सा आप इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करें। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपको होगा। तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये जो चैनल है, अगर ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है, बायोलॉजी की, इंग्लिश चल रही है, अपने ज्योग्राफी की भी एक क्लास डाल रखी है। देखो चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। अब सिंगल बंदा हूँ मैं, तो चीज़ों को टाइम लगता है प्रॉपर वे में करने में, तो इस वजह से टाइम लगता है। तो आप आराम से आप अपनी पढ़ाई को बनाए रखें, प्रॉपर इनके नोट्स बनाएं,
चीज़ों को आप आराम से धैर्य से समझते हुए चलें, आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। समझते हुए चलोगे तो आप आराम से आप इनको प्रॉपर पढ़ भी सकते हो, और यहाँ से आप जब देखोगे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस, आप खुश हो जाओगे कि हाँ सर, आपने जो कराया है वो आया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें।